High Output Management. Book by Andrew Grove. Introduction. हर रोज ना जाने कितनी ही नई कंपनी शुरू होती है, पर उनमें से बहुत कम ऐसी होती है जो लंबे वक्त तक मार्केट में टिक पाती है। कुछ कंपनीज ग्लोबल लेवल तक की सक्सेस अचीव करती है और कुछ का बुरी तरह दिवाला निकलता है। इस किताब में हम कुछ ऐसे ट्रिक्स और फॉर्मूलाज सीखेंगे जिससे कभी अगर हम अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहे तो उसे एक हाई परफॉर्मिंग कंपनी बना सके और जो टॉप लेवल की सक्सेस अचीव कर सके। सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि प्रोडक्शन के बेसिक रूल्स क्या हैं और कैसे हम कम कॉस्ट वाली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ये याद रखिए कि कस्टमर्स बेवकूफ़ नहीं हैं बल्कि काफ़ी स्मार्ट होते हैं। अगर आप उनके साथ कोई ट्रिक खेलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। तो इसलिए आपको प्रोडक्शन गेम का मास्टर बनना पड़ेगा और अपने कॉम्पिटिटर्स से हर हाल में आगे निकलना होगा। दूसरी बात, आपको ये सीखना है कि अपने एक्शन कैसे प्लान करने हैं। आपको ये सीखना होगा कि कैसे मार्केट स्टडी करके और अपने करंट स्टेट के हिसाब से चलते हुए आपको एक गैप ढूंढ निकालना है जो आपको इक्वेशन के दोनों किनारे मिलाने में हेल्प कर सके। तीसरी बात इस किताब से हमें सिखाती है कि हम डिफरेंट टाइप के यूनिट्स और ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, और क्योंकि ये किताब आपको सक्सेसफुल होने के तरीके सिखाती है तो ये आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करेगी जो दोनों यूनिट टाइप के साथ चल सकती है। इस तरह की कंपनी को हम हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा आप सीखोगे कि कैसे एक ग्रेट मैनेजर बना जाए जो अपने टास्क सक्सेसफुली हैंडल कर सके। आप सीखोगे कि अपनी टीम को रिव्यू करना क्यों ज़रूरी होता है और साथ ही उन्हें जज करना भी उतनी ही ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हम टीम को रिवॉर्ड देना है और कब उन्हें वार्निंग देनी है। फाइनली, ये किताब हमें सिखाती है कि अपनी टीम को ट्रेन कैसे करना है। आपकी टीम में सिर्फ नए मेंबर्स को ही नहीं बल्कि पुराने मेंबर्स को भी लगातार इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। इस किताब से अपने टीचिंग मटेरियल्स क्रिएट तो सीखोगे ही, साथ ही ये भी सीखोगे कि कैसे आप अपनी कंपनी के लिए और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बन सकते हो। ये किताब आपके लिए एक बेहद वैल्यूएबल बिजनेस रिसोर्स साबित होगी। आप इसमें कई सारी वैल्यूएबल स्किल्स सीखोगे जो आपको बिजनेस में काफ़ी हेल्प करेगी और इन लेसन्स से सीख कर आपका बिजनेस पहले से कई गुना ज़्यादा ग्रो करेगा। द बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन, डिलीवरिंग अ ब्रेकफास्ट। जब आप प्रोडक्शन वर्ड सुनते हैं तो आपके माइंड में ज़रूर बड़ी बड़ी कंपनी आती होगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक सिंपल और छोटा सा ऑपरेशन भी सेम प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन फॉलो करती है जो बड़ी बड़ी कंपनी करती है। प्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है टाइम ऑफ सेट। ये तब होता है जब मैनेजर कम कॉस्ट में भी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है। हर ऑपरेशन को प्रोडक्शन का प्रोसेस, असेंबली और टेस्ट फॉलो करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो आप एक वेटर की जॉब करते हो और आपका काम है एक फिक्स टाइम के अंदर सिंपल ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार करना। जब रेस्टोरेंट में कस्टमर्स आकर टेबल पर बैठता है तो आपके पास एक टाइम स्पान होता है, यानी आपके पास 3 मिनट होते हैं। आपके ब्रेकफास्ट का मेन्यू होना चाहिए हॉट बटर टोस्ट, 3 मिनट तक उबाले गए सॉफ्ट बॉइल्ड एग और 1 कप गर्मा गर्म कॉफ़ी। अब आपको स्मार्ट और फास्ट होना पड़ेगा ताकि आप ये तीनों आइटम सेम टाइम में तैयार कर सके जिससे कि आपके कस्टमर की टेबल तक ये तीनों चीज़ें 3 मिनट में पहुँचे। ये टास्क सुनने में इजी लग सकता है, पर इस तरह का ब्रेकफास्ट बनाने में और किसी भी कंपनी या फैक्ट्री के प्रोडक्शन सिस्टम में कोई खास फर्क नहीं है। आपका जॉब प्रोडक्ट डिलीवर करना है जो कि एक 3 मिनट में तैयार होने वाला क्वालिटी ब्रेकफास्ट है जो कम से कम रेट में सही टाइम पर आपके कस्टमर की भूख मिटाता है। यही वजह है कि कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आते हैं क्योंकि आप उन्हें ताज़ा और स्वादिष्ट नाश्ता कम कीमत पर प्रोवाइड कराते हैं। अपने कस्टमर्स की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आपके पास एक ऐसी किचन भी होनी ज़रूरी है जहां खाने बनाने का सारा सामान मौजूद हो, या तो आपके पास खूब सारे इक्विपमेंट होने चाहिए या फिर बहुत सारे वेटर, या फिर आपके पास रेडीमेड ब्रेकफास्ट की एक बड़ी इन्वेंट्री हो। यानी हर हाल में आपको इस काम के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा जो कि एक स्मार्ट डिसीजन नहीं माना जाएगा, वो भी तब जब आप प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हो। प्रैक्टिकल होने का मतलब है कि आपको कम लागत में और सही टाइम पर कस्टमर्स तक फ्रेश और बढ़िया ब्रेकफास्ट डिलीवर करने के इनोवेटिव तरीके सोचने होंगे।
आपको अपने खर्चे कम करने होंगे ताकि आप एक कॉम्पिटिटिव रेट पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को लुभा सके। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन होगा प्रोडक्शन फ्लो का ध्यान रखना। आपको देखना होगा कि आपके ब्रेकफास्ट मेन्यू में कौन सी डिश है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसे बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। कॉफ़ी एक ऐसा आइटम है हमेशा गर्म और रेडी रहती है, बस आपको कप में डालनी होती है। टोस्ट भी बनाने में बहुत ईजी है। अब आता है ब्रेकफास्ट का मेन पार्ट जो है सॉफ्ट बॉयल्ड एग। अंडों की क्वालिटी और फ्रेशनेस काफ़ी मैटर करती है। अगर आप अंडे ज़्यादा बॉयल्ड या ठंडे सर्व करोगे तो कस्टमर शिकायत करेंगे, तो जाहिर है कि आप अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहोगे। अब क्योंकि अंडे उबालने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसे तैयार करना आपके प्रोडक्शन प्रोसेस का सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट की शुरुआत अंडे उबालने से कीजिए, फिर अगली डिश तैयार कीजिए जो अंडे से थोड़ा कम टाइम लेती है, यानी कि टोस्ट, क्योंकि कॉफ़ी तो तुरंत रेडी हो जाती है और काफ़ी देर तक गर्म भी रहती है। जब तक अंडे बॉयल होंगे तब तक आप टोस्ट को गर्म करके उनमें बटर लगाकर तैयार कर सकते हैं। और लास्ट में आपको कॉफ़ी कपों में उड़ेलनी है। जब तक टोस्ट और कॉफ़ी रेडी होगी तब तक गर्मागर्म अंडे भी सर्व करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह आप कम खर्चे में एक बेस्ट क्वालिटी ब्रेकफास्ट बनाकर बेच सकते हैं, और इसी को हम प्रोडक्शन टाइम ऑफसेट्स बोलते हैं। इस एग्जाम्पल में प्रोडक्शन का प्रोसेस है अंडे उबालना और टोस्ट तैयार करना, और असेंबली का मतलब है तीनों आइटम्स एक साथ प्लेट में डालकर सर्व करना। और टेस्ट में हम चेक करते हैं कि कॉफ़ी गर्म है या नहीं, या फिर अंडे ठीक से उबले हैं या नहीं। प्लानिंग टुडेज एक्शंस फॉर टुमारोज आउटपुट। प्लानिंग वो चीज़ है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल रहती है। प्लानिंग करना या चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सिर्फ मैनेजर का काम नहीं है। प्लानिंग को समझने के लिए आपको अपने प्रोडक्शन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि प्लानिंग का मतलब ही है कि हमारे फ्यूचर एक्शन हमारे हिसाब से चले, यानी सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहे। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ आपकी प्लानिंग के हिसाब से चले तो आपको 3 बातों पर फोकस करना होगा। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के लिए आपको मार्केट ढूंढनी है, या फिर कह सकते हैं कि क्रिएट करनी है। अगर कोई भी आपका प्रोडक्ट खरीदने को तैयार नहीं है तो फिर इतनी मेहनत करने की या प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, आपको अपनी मौजूदा सिचुएशन और काबिलियत को देखकर चलना पड़ेगा। खुद से पूछिए कि आप अभी के हालात में किस टाइप का प्रोडक्ट हैंडल कर सकते हो। तीसरी बात, आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 के बीच एक गैप ढूंढना है। ये गैप आपको भरना होगा, और आप ये अपने प्लान में नए टास्क ऐड करके कर सकते हो या अपने करंट प्लान में थोड़ा बदलाव करके कर सकते हो। इससे आपको अपनी मार्केट के लिए एक सही प्रोडक्ट बनाने में हेल्प मिलेगी। एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिए कि आपको क्या करना है, अगला स्टेप आता है अपने प्लान को 2 टाइम एंगल से देखो, यानी अभी के हिसाब से और फ्यूचर के हिसाब से। अपने कस्टमर्स की सिर्फ प्रेजेंट डिमांड मत देखो, बल्कि उनकी फ्यूचर डिमांड भी माइंड में लेकर चलो। अगर ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ते हुए ऐसा प्रोडक्ट्स बना सकते हो जो आपके कस्टमर्स की डिमांड आज भी पूरी करेगा और फ्यूचर में भी। चलिए इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सिंडी एक कंपनी में मिडिल मैनेजर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंजीनियर है। उसका काम है अपनी कंपनी के प्लांट में बनने वाले माइक्रोचिप्स की क्वालिटी को मेंटेन रखना और उनमें इम्प्रूवाइजेशन लाना। सिंडी का काम है अपनी कंपनी की 2 चीज़ों पर खास ध्यान देना, ऑब्जेक्ट और इन्फ्लुएंस। ऑब्जेक्ट है न्यू टूल्स और प्रोसेस जो उसे टेस्ट करने पड़ते हैं, और इन्फ्लुएंस है लोगों का ओपिनियन जो उसकी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि उसकी कंपनी का डेवलपमेंट इंजीनियर ये बोलकर सिंडी की जॉब में दखल दे सकता है कि वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले न्यू प्रोसेस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना किया करे। वही दूसरी तरफ प्रोडक्शन मैनेजर चाहता है कि सिंडी न्यू प्रोसेसेस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे। बाकी टीम मैनेजर्स भी सिंडी की डिसीजन मेकिंग को अपनी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्ट्स बनाने की जल्दी रहती है ताकि नए प्रोडक्ट्स जल्द से जल्द मार्केट में उतारे जा सके। इन सारे इन्फ्लुएंस की वजह से सिंडी एक काउंसलर की तरह काम करती है, जिसका काम है इन सारी अलग अलग डिमांड्स के बीच कोऑर्डिनेट करके चलना। उसका एनवायरनमेंट खुद मार्केट में नहीं है, बल्कि उसके टीम मैनेजर्स का है। वो सिर्फ प्रोसेस और टूल्स क्रिएट करने के लिए काम करती है जो इन इन्फ्लुएंसर्स को खुश रखता है।
यही उसके असली कस्टमर हैं। फिर सिंडी हर टीम की परफॉर्मेंस एनालाइज करके उसे अपने प्लान्स से कंपेयर करके देखती है। जहां उसे कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो वो उसे या तो चेंज करती है या इम्प्रूव कर देती है। अगर कोई टीम कंप्लीट रिपोर्ट डिलीवर करने में हमेशा लेट होती है तो सिंडी की जॉब है उस प्रॉब्लम के साथ डील करना और बेटर आउटकम के लिए प्लानिंग करना। सिंडी के प्लान हमेशा एक ही गोल पर फोकस करते हैं और वो है फ्यूचर आउटकम के बारे में सोचना और ऐसे प्लान्स बनाना जिन पर अभी काम करके उस गोल को अचीव किया जा सके। तो ये प्लानिंग करने का सही तरीका। अगर आपके ऊपर भी अपनी टीम के लिए प्लान बनाने की जिम्मेदारी है तो आपको भी अपने एनवायरनमेंट और डिमांड ध्यान में रखने होंगे। ये चेक करो कि आप अभी और फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हो, फिर आप उसी हिसाब से दोनों गोल्स अचीव करने के लिए प्लानिंग कर सकते हो। हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस की दुनिया में दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती है। पहले आती है फंक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी है मिशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। मिशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसमें रिपोर्टिंग करने के लिए कोई सेंटर नहीं होता। हर टीम ज़रूरत के हिसाब से इंडिविजुअल लेवल पर अपना काम करती है और एक दूसरे से एकदम अलग होती है। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में हर टीम अपनी लोकेशन खुद बनाती है, अपने लिए खुद मर्चेंडाइज खरीदती है, खुद से एम्प्लॉइज को काम पर रखती है और खुद ही अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। हर टीम को कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव ऑफिस को हर महीने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट भेजनी होती है। वही दूसरी तरफ फंक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड होते हैं। जैसे मान लो कि कंपनी के 5 डिपार्टमेंट हैं तो उन 5 डिपार्टमेंट के लिए 5 अलग अलग बिल्डिंग होंगी और 5 डिपार्टमेंट में हर फंक्शन के लिए एक टीम जिम्मेदार होगी। जैसे कि पर्सनल टीम 5 डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉइज को हायर और मेंटेन करने के काम करेगी। अब ये बात तय है कि पूरी दुनिया में मैनेजर का ये रोल होता है कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसमें फंक्शनल और मिशन ओरिएंटेड अप्रोच का बैलेंस हो। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को हम हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंटेल ग्रुप एक हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें दोनों डिपार्टमेंट है, फंक्शनल और मिशन ओरिएंटेड यूनिट। आप इसे किसी आर्मी यूनिट से कंपेयर कर सकते हैं जहां पर हर यूनिट ट्रेनिंग और बैटल के हिसाब से अलग अलग बंटी होती है, पर सारी यूनिट्स के कपड़ों और खाने पीने की व्यवस्था एक ही फंक्शनल डिपार्टमेंट करता है जो सारी यूनिट की ज़रूरतों का एक साथ ध्यान रखता है। हाइब्रिड अप्रोच फॉलो करके हर यूनिट उस काम पर फोकस कर सकती है जिसके लिए वो बनाई गई है। मान लो यूनिट पर सेल्स की जिम्मेदारी है जो कि फंक्शनल यूनिट है। इस केस में इस यूनिट पर कंपनी की सारी सेल्स एक्टिविटी की जिम्मेदारी होगी, जिसमें डिफरेंट मिशन ओरिएंटेड डिविजन्स जैसे माइक्रो कंप्यूटर ग्रुप भी शामिल होगी। इंटेल कंपनी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए हाइब्रिड सिस्टम बेस्ड लगता है। पहला तो उनके पास कंपनी के अंदर ही फंक्शनल यूनिट है और दूसरा वो लोग कॉस्ट कम करने के लिए बाहर से सेल्स पर्सन हायर नहीं करते। दूसरी चीज़, अगर कोई प्रॉब्लम आती है और चेंज लाने की ज़रूरत पड़ती है तो यूनिट आपस में कम्युनिकेट करके खुद ही प्रॉब्लम सोल्व कर देती है। फाइनली, फंक्शनल ग्रुप्स के साथ मिशन ओरिएंटेड ग्रुप्स साथ लेकर चलने से सभी टीम का फोकस यही रहता है कि वो कम से कम टाइम में क्वालिटी प्रोडक्शन दे सके, जिसकी वजह से इंटेल कॉर्पोरेशन प्रॉफिट में रहती है। अगर आपकी कंपनी एक ही स्केल पर चल रही है तो आप भी सेल्स और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हाइब्रिड अप्रोच ट्राई कर सकते हैं। मोड्स ऑफ कंट्रोल। बिजनेस में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपके कस्टमर्स का बिहेवियर कंट्रोल करते हैं। पहला, आपका फ्री मार्केट आपकी सेल्स पर सीधा असर डालता है। जो आइटम आप सेल कर रहे हो अगर उसका एक फिक्स्ड प्राइस है जो कि आपके कस्टमर्स को पता है तो आप उसी प्राइस पर हमेशा वो आइटम बेचने के लिए मजबूर हो जाओगे। आपने अगर जरा सी भी कीमत बढ़ाने की कोशिश की तो कस्टमर्स को दूसरी शॉप में जाते देर नहीं लगेगी जो आपसे कम दाम में वही चीज़ बेच रहा है। हो सकता है कि वहां उन्हें और भी कम प्राइस में बढ़िया चीज़ मिल जाए। दूसरी चीज़ जो आपके बिजनेस को कंट्रोल करती है वो है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। जो सर्विस आप दे रहे हो अगर उसका आपने फिक्स प्राइस नहीं रखा तो आपको अपने क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में आपके राइट और ड्यूटी लिखे होंगे। तीसरी चीज़ है कल्चरल वैल्यूज। कई बार आपके बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस हमेशा चेंज होते रहते हैं जिसकी वजह से आप उसका कोई फिक्स प्राइस नहीं रख पाते।
ऐसे में कल्चरल वैल्यूज जैसे ट्रस्ट और लॉयल्टी काम आती है। आप अपने कस्टमर्स से बात करते हैं और आप दोनों के लिए ये किसी सोशल लॉ जैसा हो जाता है जो दोनों के लिए तोड़ना मुश्किल हो जाता है। अब इसे और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मान लेते हैं कि किसी दिन सुबह आप उठे और देखा कि आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर है। आपको रियलाइज होता है कि अब नया टायर लेने का वक्त आ गया है, तो आप नया टायर खरीदने किसी स्टोर पर जाते हो। आप पहले स्टोर पर गए, प्राइस चेक किया, फिर दूसरे स्टोर में चले गए। इस तरह आप दूसरे स्टोर से भी प्राइस चेक करके तीसरे स्टोर में जाते हो और फिर लास्ट में प्राइस कंपेयर करके वो प्रोडक्ट खरीदोगे जो आपको बेस्ट लगेगा और जिसका प्राइस भी आपको रीजनेबल लगेगा। अब क्योंकि टायर के प्राइस फिक्स्ड होते हैं, तो अब आपको पता है कि कौन सा स्टोर आपके लिए बेस्ट है और आप हर बार टायर के लिए वही जाओगे। गाड़ी ठीक होने पर आप जब घूमने निकले तो रेड लाइट पर आपको रुकना पड़ा, पर क्या आपने गाड़ी रोकने से पहले ये सोचा कि मुझे रुकना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि रेड लाइट पर गाड़ी रोकनी पड़ती है। ये एक कल्चरल लॉ है जिसे हर कोई फॉलो करता है। रेड लाइट हरी हुई और आप आगे निकल गए, तभी आपने एक एक्सीडेंट देखा। तो आप अचानक गाड़ी रोक लेते हो और जल्दी से उन लोगों की मदद करने पहुंच जाते हो जिनका एक्सीडेंट हुआ है। तब आप किसी लॉ या खुद अपनी परवाह नहीं करते, क्योंकि आप एक इंसान के तौर पर अपना फर्ज निभाने की कोशिश कर रहे हो। आप एक्सीडेंट्स होने से नहीं रोक सकते, पर जितनी हो सके घायलों की उतनी मदद करने की कोशिश करते हो। ठीक ऐसे ही फोर्स किसी भी बिजनेस को कंट्रोल कर सकती है, और एक मैनेजर के तौर पर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए रूल्स सेट कर सकते हो, पर आप फ्री मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जहां तक कल्चरल वैल्यूज की बात है, तो आपको अपने बिजनेस के वैल्यूज और गोल्स रिप्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपकी टीम में हर मेंबर आपके नक्शे कदम पर चल सके। परफॉर्मेंस अप्रेजल, मैनेजर एज जज एंड जूरी। एक मैनेजर के तौर पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस रिव्यू करें, जिससे कि आपको पता चल सके कि एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस कैसी है, उन्हें कहाँ और कितना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और उनकी कमियां क्या है। इस इवैल्यूएशन के बाद हर एम्प्लॉय को बताएं कि आपको उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी, और अगर कोई मेंबर बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसे रिवॉर्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए। तो आप उनसे अगली बार भी बेस्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हुए उन्हें कुछ इंसेंटिव या रिवॉर्ड वगैरह देंगे। इवैल्यूएशन का मकसद है अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी को लगातार बढ़ाते रहने की कोशिश करना। आप अपना रिव्यू 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, स्किल्स और मोटिवेशन। अपने टीम मेंबर्स के स्किल लेवल के लिए आपको हमेशा कुछ ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जो उनकी कमियों को दूर कर सके। और जहां तक मोटिवेशन का सवाल है, तो एक मैनेजर के तौर पर आपको हमेशा अपनी टीम में एक पॉजिटिव और कॉम्पिटिटिव एनर्जी क्रिएट करनी होगी, जिससे हर मेंबर को और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट हो जाए। इवैल्यूएशन रिव्यू देते वक्त एक जज की तरह बिहेव करें। एकदम सीधे और सख्त लहजे में अपना रिव्यू दें। अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए, नर्मदिली से बात करने के बजाय स्पष्ट अपनी बात कहे कि आप टीम से क्या चाहते हैं, क्योंकि कंपनी एक बेस्ट टीम के लिए आपके ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए सीरियस और डायरेक्ट तरीके से अपने पॉइंट टीम मेंबर्स के सामने रखिए, बेशक किसी को बुरा लगे या भला। अब आप पूछोगे कि किस मैट्रिक्स पर आपको अपनी टीम इवैल्यूएट करनी चाहिए, तो यहाँ हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे। अगर आपकी टीम में 4 लोग हैं, तो सबसे पहले आपको हर मेंबर्स की परफॉर्मेंस चेक करनी होगी। आपको उनकी प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस, उनकी गोल्स अचीव करने की काबिलियत और हर मीटिंग्स में उनकी परफॉर्मेंस पर आपने जो नोट्स लिखे थे, ये सब चेक कर लीजिए। जो आप उनकी परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में सोचते हो, वो सब एक पेपर पर लिख लो और जितना हो सके उतना डिटेल में लिखो। शायद आपके पास उन स्किल्स की एक लंबी लिस्ट होगी जिसमें आप अपनी टीम से इम्प्रूवमेंट की उम्मीद रखते हो। अब सेम टारगेट वाली 2 स्किल्स को कंबाइन करके लिस्ट को और छोटा कर दो। अब टीम के हर मेंबर को इन मैट्रिक्स का यूज करके इवैल्यूएट करो। आपको पता चलेगा कि कुछ एम्प्लॉइज कुछ खास पॉइंट में कमजोर है। अगर ये पॉइंट्स आपको बार बार दिखे, तो इसका मतलब है कि आपको उस मेंबर को स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ खुद में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बोलना होगा। अब जिन मेंबर्स में स्किल्स की कमी है, तो आपको उनके अंदर वो स्किल्स इंप्रूव करने के तरीके ढूंढने होंगे। आपको उन्हें हर तरह से मदद करनी होगी, क्योंकि एक मैनेजर के तौर पर ये आपकी ही जिम्मेदारी है।
हो सकता है कि कभी आप अपने किसी टीम मेंबर की कोई ऐसी बात नोटिस कर ले जो आपको खटक रही हो। ऐसे मामलों में शर्म करने और सॉफ्ट लहजे में बात करने से काम नहीं चलेगा। हमेशा याद रखो कि आप ये खुद के लिए नहीं बल्कि कंपनी और अपने टीम मेंबर्स की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। एक मैनेजर होना काफ़ी मुश्किल जॉब होती है, लेकिन ये आप पर है कि आप एक बेस्ट परफॉर्मिंग टीम क्रिएट कर सकते हैं। रिवार्ड और रिव्यू यूज़ करके आप एक जज और एक बेस्ट दोनों का रोल एक साथ प्ले कर सकते हैं। वाई ट्रेनिंग इज़ द बॉस's जॉब। पहले चैप्टर में हमने सीखा कि एक मैनेजर का काम है अपनी टीम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहना, और इस काम के लिए हम रिव्यू और रिवॉर्ड का सहारा ले सकते हैं। एक और तरीका है जिसकी हेल्प से मैनेजर अपने टीम मेंबर्स की स्किल्स बूस्ट करने में उनकी मदद कर सकते हैं, और ये तरीका है ट्रेनिंग। ज़्यादातर मैनेजर को शायद लगता होगा कि ट्रेनिंग देना उनका काम नहीं बल्कि बॉस का काम है, पर वो गलत है, क्योंकि मैनेजर्स पर अपने एम्प्लॉइज़ की स्किल्स इंप्रूव करने की जिम्मेदारी होती है, जिससे वो और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से अपना काम करे और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने में अपना सहयोग दे सके। तो अगर आप भी एक मैनेजर हैं और आप ट्रेनिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो पहले नीचे दिए इन प्रिंसिपल्स के बारे में गौर कर लीजिए। पहला प्रिंसिपल, आपकी ट्रेनिंग में वो मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए जो आपकी कंपनी से रिलेटेड हो। यूं ही कुछ भी अपनी पसंद की चीज़ इस्तेमाल करने से बचे। दूसरा प्रिंसिपल, आपकी ट्रेनिंग का एक फिक्स्ड शेड्यूल होना चाहिए ताकि आपकी टीम को पता चल सके कि ट्रेनिंग कब शुरू हो रही है और वो लोग ज्वाइन कर सके और अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए रेडी हो सके। तीसरा प्रिंसिपल, आपकी ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, सिर्फ एक लेक्चर या एक क्लास से काम नहीं चलेगा। और ट्रेनिंग की शुरुआत से पहले आपको कुछ चीज़ें ब्रेनस्टॉर्म करनी होगी जो आप चाहते हैं कि आपके टीम मेंबर्स को सीखनी ज़रूरी है। आप उनसे सीधे तौर पर पूछ सकते हैं और उनका फीडबैक ले सकते हैं। फिर डेटा कलेक्ट करने के बाद अपना मैनुअल या लेक्चर शुरू करें। ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर बोलने के बजाय सीधे तरीके से पहले एक टॉपिक पर चर्चा करें और फिर उसके बाद अगले पर। एम्प्लॉइज को ट्रेन करना किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंटेल में एक बार एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से कुछ ही दिनों के अंदर कंपनी को $1 मिलियन का घाटा उठाना पड़ गया था। उनके सिलिकॉन फैब्रिकेशन प्लांट के अंदर एक मशीन जो मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड टास्क करती थी, अचानक खराब हो गई और गलत ढंग से चलने लगी। ये मशीन ऑपरेटर की जिम्मेदारी थी उसे मशीन डायरेक्शन में आए छोटे से छोटे चेंज को भी देखते ही तुरंत उसे फिक्स कर देना चाहिए। अब क्योंकि उस मशीन का ऑपरेटर इतना स्किल नहीं था तो वो पूरा दिन गलत प्रोसीजर यूज करके सिलिकॉन चिप्स बनाती रही। आप सोच सकते हैं कि उसने एक दिन में कितने सिलिकॉन चिप्स बनाए होंगे। जब मशीन की ये गलती नोटिस की गई तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वो एम्प्लॉय तब तक $1 मिलियन से भी ज़्यादा के सिलिकॉन चिप्स बना चुकी थी, और ये सिलिकॉन किसी काम के नहीं थे तो उन्हें फेंकना पड़ा, और इसके साथ ही जो कस्टमर अपने ऑर्डर डिलीवर होने का वेट कर रहे थे उन्हें अपने ऑर्डर के लिए 2 हफ्ते तक और इंतज़ार करना पड़ा। कंपनी में इस तरह की गलतियां होती रहती है, हम इन्हें टाल नहीं सकते, पर इस तरह के बड़े नुकसान की जिम्मेदारी किस पर डाली जा सकती है? जाहिर है टीम मैनेजर पर, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉइज़ की खूबियों और कमियों को बेहतर जानता है, और अगर उसके किसी टीम मेंबर से कोई गलती हुई है या वो किसी स्किल में कमज़ोर है तो इसका मतलब मैनेजर ने उसे ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी है। अब जब आप जान चुके हैं कि मैनेजर के लिए अपनी टीम को ट्रेन करना कितना ज़रूरी है, तो अब आप अपनी टीम के लिए लेक्चर्स तैयार करके एक शेड्यूल सेट कर सकते हो ताकि आपके एम्प्लॉइज़ की स्किल्स इंप्रूव हो सके और आप अपनी कंपनी के लिए एक बेस्ट टीम तैयार कर सके। कंक्लूजन। अक्सर माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एक बड़ी कंपनी जिसमें हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन असल में एक कॉफ़ी शॉप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से कम नहीं है, और उसे चलाने में भी वही सारे प्रिंसिपल्स यूज होते हैं जो किसी भी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए यूज किए जाते हैं। इस किताब में आपने सीखा कि प्रोडक्शन के बेसिक रूल्स सीख कर आप कम से कम लागत में भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना सकते हो। साथ ही आपने ये भी सीखा कि टाइम ऑफसेट जैसी ट्रिक यूज करके आप अपने प्रोडक्शन फ्लो के लूपहोल जान सकते हो और अपने कॉम्पिटिटर्स को चारों खाने चित्त कर सकते हो। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह के प्लान बनाएं जो हमारी मार्केट रिसर्च,
करंट एबिलिटी यानी मौजूदा काबिलियत पर और गैप इन बिटवीन यानी खाली जगह भरने की स्ट्रेटेजी पर बेस्ड हो। अगर आपने इस गैप को फिल कर लिया तो समझ लो कि आपने जैकपॉट हिट कर लिया है और आप गेम ऑफ मनी जीत लिया है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या तो फंक्शनल यूनिट रख सकती है या फिर मिशन ओरिएंटेड यूनिट रखती है, तो ये किताब सिखाती है कि हमारा मेन गोल ये होना चाहिए कि हम थोड़ा और लालची बनते हुए अपनी कंपनी में फंक्शन और मिशन दोनों यूनिट रखें। इस तरह से आप एक हाइब्रिड कंपनी बना सकते हैं जो कम से कम कॉस्ट में भी ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। इसके अलावा इस किताब में आपने 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड्स ऑफ कंट्रोल के बारे में सीखा है, जो है आपकी मार्केट, आपके कॉन्ट्रैक्ट और आपके कल्चरल वैल्यूज। और अगर आप एक मैनेजर है तो ये किताब आपको सिखाती है कि आपका काम एक ऐसी टीम बनाना है जो आपकी कंपनी में वैल्यू ऐड करे। और ऐसा करने के लिए आपको लगातार अपनी टीम की परफॉर्मेंस चेक और रिव्यू करनी होगी ताकि आप अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग देकर उन्हें ग्रो करने का मौका दे सके। ये किताब असल में कुछ बेहद सक्सेसफुल और हाईएस्ट परफॉर्मिंग टीम्स की गलतियों और सीख पर बेस्ड समरी की तरह है। इस किताब में जितने भी लेसन दिए गए हैं आज की तारीख में और आज के वर्क सिनेरियो में एकदम सटीक बैठते हैं। तो अब क्यों ना आप भी इन लेसन्स से सीख कर आज से ही खुद की एक पावरफुल टीम बनाने की शुरुआत करें।